प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 के छात्रों के लिए है। ये प्रॉब्लम गणित की है और कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की जो पाठ्य पुस्तक है उससे ली गई है। ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 3.1 की 5वीं प्रॉब्लम है, पेज नंबर 62 पर। क्लियर? तो देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको एक वृत्त दिया हुआ है, उस वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके वृत्त के अंदर एक जीवा है, उस जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रहा है। तो ये जीवा जो है इसके संगत दो चाप बनेंगी। जब किसी वृत्त के अंदर कोई जीवा खींची जाती है तो उसके संगत दो चाप बनती हैं, एक छोटी एक बड़ी। और वृत्त का व्यास जो होता है वह भी एक प्रकार से जीवा है, लेकिन जब वृत्त का व्यास खींचा जाता है या वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा खींची जाती है जिसको हम व्यास कहते हैं, तब जो दो चापें बनती हैं उन दोनों चापों की लंबाई बराबर होती है। इसके अतिरिक्त अगर केंद्र से नहीं जा रही है जीवा तो जितनी जीवाएं खींची जाएंगी उन जीवाओं के संगत जो चापें बनेंगी उनमें एक चाप बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो ये जो 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा प्रश्न के अनुसार खींची गई है वृत्त के अंदर, उसके संगत जो छोटी चाप है हमें उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो अब आपको पहले प्रश्न के हिसाब से समझ लीजिए, चित्र के हिसाब से समझ लीजिए। हमने अनुमान से एक ही चित्र बना लिया वृत्त का, और वृत्त का केंद्र हमारा ये है और ये हमारा वृत्त का व्यास है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी दे रहा है 40 सेंटीमीटर, और ये वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रहा है। जब हमने ये जीवा खींची 20 सेंटीमीटर की तो इसके संगत एक चाप तो ये वाली बनी और एक चाप ये वाली बनी। ये वाली चाप छोटी है, ये वाली चाप बड़ी है, इसलिए हमें इस चाप का मान निकालना है। ठीक? क्लियर? तो अब देखिए, ऐसा है कि हम ठीक से इसको आपको समझा सकें इसलिए हमने इनके नाम रख लिए। हमने वृत्त का केंद्र को तो मान लिया O, इस जीवा की लंबाई को, जीवा को नाम दे दिया हमने AB, और ये जो चाप है इस चाप का नाम दे दिया हमने ACB, जिससे हम जब बोलेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है हमारा। ठीक है ना? तो देखिए, मान लिया हमने वृत्त का केंद्र तो O है और जीवा का नाम जो रख लिया हमने वो AB रख लिया है। अब दिया है वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2। वृत्त की त्रिज्या जो है वह व्यास की आधी होती है। तो पहले हम इसकी सहायता से जो हमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या की गणना कर ले रहे हैं। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2, और व्यास का मान 40 सेंटीमीटर तो दिया है और सूत्र के 2 आ गई, इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे लिए वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 20 सेंटीमीटर मालूम हो गई। और वृत्त की जीवा जो दे रहा है उसकी लंबाई भी 20 सेंटीमीटर दे रहा है, और जीवा का नाम माना था हमने AB, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी AB जीवा जो है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। चाहे तो कह दीजिए जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और चूंकि जीवा का नाम आपने AB रख लिया है समझने के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं AB की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाले बिंदु को हम त्रिज्या कहते हैं। तो अगर हम इस O बिंदु को जो हमने वृत्त का केंद्र माना था इस A से मिलाएंगे तो ये हमारी OA एक त्रिज्या बनेगी, और यदि केंद्र O को B से मिलाएंगे तब ये हमारी OB एक त्रिज्या बनेगी। और वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं उन सबकी लंबाई परस्पर बराबर होती है। तो हमने लिख दिया कि वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसलिए OA की लंबाई बराबर OB की लंबाई, जितनी लंबाई इसकी होगी उसकी लंबाई इतनी होगी, बराबर 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए, हमारा एक ही त्रिभुज बन जाता है OAB। इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिज्या OA बराबर 20 सेंटीमीटर निकल के आई थी, और दूसरी वाली त्रिज्या भी
ओ बी बराबर 20 सेंटीमीटर आएगी और ए बी का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्थात जो त्रिभुज बना हमारा ओ ए बी, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। और ऐसे त्रिभुज को जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर की होती है उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो हमने लिख दिया अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इस जीवापी की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है, इस वाली भुजा या त्रिज्या की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला कोण भी 60 अंश का होगा आपका, ये वाला कोण भी 60 अंश का होगा, ये वाला कोण भी 60 अंश का होगा। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो हमने लिख दिया कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण ए ओ बी। ए ओ बी से मतलब ये वाला कोण हो गया, ये भी 60 अंश का हो गया। अब हमने इस अंश के रेडियन बना लिए, क्योंकि हम बाद में आगे जाके सूत्र जो भी लगाएंगे उसमें हमारे लिए कोण का मान रेडियन में लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले ही रेडियन में बना लिया। जैसा कि आप जानते हैं 60 अंश और π/3 रेडियन का मतलब एक ही होता है, या ये कहिए कि 60 अंश जो है π/3 रेडियन के बराबर होता है। तो इस 60 अंश के स्थान पर हमने लिख दिया π/3 रेडियन। यहाँ तक मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, जीवा के संगत छोटी चाप जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है वह चाप है ए सी बी। यहां तक आपकी समझ में आ गया। अब आप देखिए, आपने एक सूत्र याद किया था, आप एक सूत्र जानते हैं, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई। क्लियर? और इसमें जो कोण का मान लगाया जाता है, अगर हम मान लगाएंगे तब तो रेडियन में लगाएंगे, और अगर हम ये मान लगा के कोण निकाल रहे हैं तो जो मान निकल के आएगा, कोण की माप निकल के आएगी, वो रेडियन में निकल के आएगी। क्लियर? तो अब यहाँ पर तो हम कोण का मान लगा देंगे, जो हमारा π/3 रेडियन निकल के आया था, अभी हमने निकाला था, नहीं निकाला था, ये वाला कोण 60 अंश का निकाला था, हमने आपको बताया था। और इस 60 अंश के बने कितने हमारे π/3 रेडियन। तो इस कोण की जगह तो हम लगा देंगे π/3 रेडियन। यहाँ पर रेडियन नहीं लिखा है, तब भी लिखा हुआ माना जाता है। और चाप की लंबाई, तो यहाँ पर चाप की लंबाई की जगह आप हिंदी में लिख दीजिए चाप की लंबाई। अगर आप चाप की लंबाई को x मान लेंगे तो आप x लिख सकते हैं, तो आप चाप की लंबाई लिख दीजिए केवल। और त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, जो आप निकाल चुके थे अभी, तो यहां पर लिख देंगे हम 20 सेंटीमीटर। अब हम इसकी ये जो है इससे हल करेंगे तो क्या चीज़ गुणा कर लेंगे, या तो ये कहिए या ये कहिए कि 20 यहाँ पहुँच जाएंगे, या आप इसको ऐसा समझ लीजिए 3 गुणा चाप की लंबाई बराबर π/3 गुणा 20 सेंटीमीटर। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 3 की इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा चाप की लंबाई, और जब इससे गुणा करेंगे तो पाई तो ये है और 20 ये है, तो 20 पाई गुणा 20 तो ये आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर मात्रक है ये लंबाई का, इसलिए सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर आ जाएगा, इसे हम सही तरीके से देख सकते हैं 20/3। 3 आपके हर में आ जाएंगे इधर सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपकी ये जो जीवा थी जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रहा था, उसके संगत जो छोटी
चाप बनी ये वाली, ये तो बड़ी चाप है, छोटी चाप जो बनी उसकी लंबाई बराबर आ गई आपकी 20π/3 सेंटीमीटर। उत्तर। ये आपका प्रश्न हल हो जाता है। एक बात और भी है, आपको पहली बात तो ये है कि परीक्षा में जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि जो लाइन मैंने पहले बताई वो आप पहले लिखें, जो मैंने बाद में बताई बाद में लिखें, या जो नाम मैंने रखे वही नाम आप रखें। ये कुछ नहीं होता। ये तो समझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा। तो ये नाम वगैरह जो हमने सहारे के लिए लिए हैं, आप समझ लीजिए, फिर आप उसको स्पष्ट करके स्पष्ट तौर पे जैसे आप उसको समझा सकते हैं एग्जामिनर को, उस तरह से समझा दीजिए और सब नियमों का पालन करते हुए प्रश्न को हल कीजिए, आपका प्रश्न सही जाएगा। ये नहीं है कि जैसा हमने बताया बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए, प्रश्न का मतलब क्या है, इस प्रश्न को हल करने की तरकीब क्या है, इसलिए इतना लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। फिर आपका जो मन संकेत जैसा आप मानना चाहे उस तरह के संकेत आप मान सकते हैं। मेरी समझ में, आपकी समझ में, मेरे विचार से आपकी समझ में ये बात आ गई होगी जो प्रश्न मैंने समझाया था। आप इस प्रश्न पर विचार करिए, फिर मैं आगे कभी आपको कोई नया प्रश्न बतलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।